नमस्ते। आज मेरे साथ अभय दुबे साहब हैं। मैं परिचय इसलिए बार बार नहीं कराता हूँ, ये परिचय इनका परिचय आप सब लोगों को है, जो मेरे दर्शक हैं और जो लोग और भी हैं, तो इसलिए परिचय में समय ना नष्ट करके सीधे मुद्दे की बात। कैबिनेट रिशफल के बाद भाई साहब आपसे बात नहीं हो पाई थी। आप भी व्यस्त हो गए थे, मैं भी थोड़ा था नहीं। तो ये जो कैबिनेट रिशफल केंद्र में हुआ, मतलब मैं दो तीन चीजें आपसे समझना चाह रहा हूं। मेरे हिसाब से इसका मूल कारण तो उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन ही है, या आपको लगता है कि मिड कोर्स करेक्शन है, कुछ गलतियां हो गई हैं हर्षवर्धन जी से या रविशंकर प्रसाद जी से, या कहीं कहीं उसको ठीक करने की कोशिश है, या जो ये केवल बीजेपी की सरकार रह गई थी अठावले जी को छोड़ के, अब उसको फिर से वापस एनडीए की सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। आपके हिसाब से इसमें क्या प्रमुख कारण क्या है? देखिए, एक जो बड़ा कारण मेरी समझ में आता है वो ये है कि ये सरकार, ये नया जो फेरबदल हुआ है, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की जो भारतीय जनता पार्टी थी उससे इस सरकार का नाता लगभग टूट गया है। अब इस सरकार में केवल 3 हस्तियां ऐसी रह गई हैं जो उस सरकार में मंत्री थी। एक है नितिन गडकरी, एक है राजनाथ सिंह और दूसरे मुख्तार अब्बास नकवी। इसके अलावा बाकी पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ऐसा है जिसका उस जमाने से, उन 6 सालों से कोई खास ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। लोग संगठन में थे, काम करते थे, प्रवक्ता वगैरह थे बहुत से लोग हैं। तो वो ये तो बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है, पहली बात। दूसरी बात ये समझ में आती है कि मोदी जी एक बार फिर अपने इस फेरबदल के जरिए देश के सामने अपनी पिछड़े वर्ग के नेता की छवि प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें 55% करीब पहुंच गया है पिछड़े वर्ग का हिस्सा सरकार के अंदर जी। तो उन्होंने पिछले कार्यकाल में सचेत रूप से कोशिश की थी तो एक राष्ट्रीय मंच से खड़े होकर पूरे देश के पिछड़े वर्ग को कह सके कि भाई ये जो प्रधानमंत्री नया बना है ये पिछड़े वर्ग का है, पिछड़े वर्ग का नेता बनना चाहता है, इसलिए आप हमें हमारी तो हमदर्दी से देखिए। लेकिन 2019 वाले कार्यकाल में ये कोशिश थोड़ी सी उन्होंने स्थगित कर दी। अब वो फिर से पूरी ताकत से इस कोशिश को करते नजर आ रहे हैं। इसके तो बातें समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि भाई जिन लोगों को आपने हटाया है उसके पीछे का तर्क समझ में नहीं आ रहा है जी। जैसे कि आपने रविशंकर प्रसाद को हटाया, तो आपने क्यों हटाया? क्या रविशंकर प्रसाद जो ट्विटर के साथ संघर्ष कर रहे थे वो अपनी मर्जी से तो ना कर रहे थे, तो आ गया था करने के लिए। हाँ, इतना बड़ा काम अपनी मर्जी से तो ना कर सकते हैं। या मान लीजिए प्रकाश जावड़ेकर ने पर्यावरण मंत्रालय में कुछ निर्णय लिए, इससे सरकार नाखुश हो सकता है, सरकार नाखुश हो तो वो निर्णय कोई उन्होंने अपनी मर्जी से थोड़ा ले लिए होंगे। नहीं, डॉक्टर हर्षवर्धन भी निर्णय लेंगे। भाई साहब, डॉक्टर हर्षवर्धन भी जब मनमोहन सिंह के पत्र जो आपको आया था उसका जवाब आप उनसे दिलवा रहे थे भाई। हाँ, और जहां तक हर्षवर्धन का सवाल है, जो कोरोना के सवाल पे जो गलतियां हुई हैं उसके प्रबंधन के सवाल पे, उसमें तो पूरी सरकार ही उसके अंदर दोषी है। ये तो एक तरह से आपने उनके दरवाजे पे ठीकरा फोड़ दिया। एक आदमी जो दूसरे भाजपा नेताओं के मुकाबले कहीं ईमानदार और सीधा है, आपने उसकी बलि दे दी। आप तो देखिए हर्षवर्धन के साथ हमेशा अन्याय हुआ है सरकार में। 2014 में जब उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था तो एक पान मसाले वाले ने तिकड़म की, और ऐसी तिकड़म की उसने कि हर्षवर्धन को स्वास्थ्य मंत्री पद से हटा दिया गया और उसकी जगह नड्डा साहब आ गए। फिर देखिए दिल्ली का चुनाव हुआ और दिल्ली के चुनाव में तो हर्षवर्धन से उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी, परंपरागत कॉन्स्टिट्यूएंसी भी छीन ली गई। वहां से किरण बेदी को चुनाव लड़ा दिया गया। तो उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है और अंततः उनके साथ ये सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। और आप देखिए जो रविशंकर प्रसाद को हटाया गया, जावड़ेकर साहब को हटाया गया, हर्षवर्धन को हटाया गया, ये सब लोगों को हटाया गया है। इनके बारे में शुरू में ये बात कही गई थी कि इनको संगठन में जगह मिलेगी, किसी को राज्यपाल बनाया जाएगा, ये वो, तो ये कुछ नहीं होने वाला है जी। संगठन के जो पद खाली है, जो भूपेंद्र यादव के मंत्री बनने से खाली हुआ है और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह खाली है, उसमें इन लोगों के नामों पर चर्चा भी नहीं हो रही है। जी। एक तरह से इन लोगों को धकेल के वनवास में भेज दिया गया जी। ये सब क्यों किया गया, इसके पीछे क्या कारण था, ये धीरे धीरे करके बात स्पष्ट होगी। अभी ये सब स्पष्ट नहीं है। नहीं, मैं एक चीज और लग रही है, जैसे कुछ लोगों का कहना यह है कि अब कॉम्पिटेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, अब एलिजेंस इंपॉर्टेंट है, कि आप मेरे प्रति कितने लॉयल हैं वो इंपॉर्टेंस है। और उसका 2 उदाहरण और दे रहा हूं भाई साहब। एक उत्तर प्रदेश से संतोष गंगवार आते हैं, शायद इस लोकसभा के सीनियर मोस्ट, 8 बार एमपी, मेरी जानकारी में शायद सीनियर मोस्ट होंगे। मुलायम सिंह जी भी इतनी बार एमपी नहीं रहे हैं। मुलायम सिंह जी सीनियर जरूर हैं लेकिन एमपी इतनी बार नहीं रहे।
और उन्होंने एक भाई विवाद था उनका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से, उन्होंने चिट्ठी लिख दी थी। दूसरे कर्नाटक में सदानंद गौड़ा, उनका विवाद था वहां पे येदियुरप्पा जी से। तो अब एक चीज मैसेज बिल्कुल क्लियर ये देना चाह रहे हैं कि जैसे भाई जो कहते नहीं वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, तो अगर यूपी में रहना है तो योगी जी को मानना है, कर्नाटक में रहना है तो येदियुरप्पा को। ये मैसेज भी कहीं ना कहीं गया है कि नहीं गया, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट लोग थे जो जो अपने अपने स्टेट में इंपॉर्टेंट थे, जीत के लाते थे। इसमें मुझे लगता है कि केंद्र थोड़ा संतुलन का खेल भी खेल रहा है। जैसे कि येदियुरप्पा को केंद्र हटाना चाहता है, येदियुरप्पा हटाने से नाराज हो जाएंगे। पिछली बार नाराज हुए तो उन्होंने भाजपा का कर्नाटक में कवाड़ा कर दिया था। तो केंद्र की ये भी है कि अब जो उनकी एक विश्वसनीय मंत्री हैं शोभा करांदेले, उनको उन्होंने मंत्री बना दिया, यहाँ पर सदानंद गौड़ा को हटा दिया जो उनके विरोधी थे। तो इस तरह वो येदियुरप्पा को खुश रखना चाहते हैं। अंततः येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटा ही जाना है। उनकी उम्र भी होती है, उनका स्वास्थ्य भी बहुत खराब रहता है और पार्टी के अंदर से बहुत मांग है, लेकिन सारा कमांड डर रहा है वो कैसे हटाया जाए। तो मुझे लगता है कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए ये पेशबंदी की जा रही है कि उनकी कुछ बातें मान लेंगे। उत्तर प्रदेश का सवाल है, गंगवार साहब को हटाया है और एक दूसरे उत्तर भाजपा के कुर्मी चेहरे को, प्रकाश चौधरी नाम है शायद उनका, पंकज चौधरी है, उनको भारतीय जनता पार्टी लाई है। ये बात सही है, गंगवार साहब ने योगी सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को भी मोदी सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया है, इनका नाम है कौशल किशोर जी। आपसे ज्यादा आप अच्छी तरह उन्हें जानते होंगे, वो पासी नेता है और नौकरी पृष्ठभूमि से आते हैं जी। लेकिन कौशल किशोर ने पिछले 2 साल में जो जिस भूमिका का निर्वाह किया है वो तो विपक्ष को करना चाहिए था जी। उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ अपना वीडियो जारी किया, चिट्ठी लिखी, धरना देने की धमकी दी उन्होंने, और लगातार योगी सरकार के विरोध में सक्रिय रहे। योगी सरकार का उन्होंने बड़ा जम के समझौताहीन किस्म का विरोध किया जी। ऐसा विरोध करने के बावजूद भी केंद्र में उन्हें मंत्री बनाया गया है। उनकी कुछ क्षमताएं होंगी कि वो गैर जाटव दलित वोटों की गोलबंदी, खासतौर से पासी ये दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश में, उनकी गोलबंदी करने में वो भाजपा की मदद करेंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन निश्चित रूप से योगी को उससे दिक्कत तो होगी जी जी। योगी उनके राज्य मंत्री बनाए जाने से खुश नहीं होंगे। ये भी हो सकता है कि योगी इस दृष्टि से देख रहे हो चलो राज्य मंत्री बना दिया गया, अभी हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा जी जी, वरना तंग किए हुए था। तो उसमें बहुत सारे पहलू हैं। नहीं, ये जो 7 मंत्री उत्तर प्रदेश से बने उस पर मैं जरा आ जाऊं। जैसे उन्होंने अनुप्रिया पटेल को बनाया मंत्री, लेकिन उसकी वजह से संजय निषाद, जो निषाद पार्टी है, वो गुस्सा हो गई, क्योंकि भाई उनका कहना था प्रवीण निषाद का बनाइए। उधर जो पंकज चौधरी जिनका आप नाम ले रहे थे, मैं उनको बहुत ठीक से जानता हूं। पंकज चौधरी साहब से के बारे में ये कहा जाता है कि भाई ये अब मालूम नहीं, इसमें तो मानहानि नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं फाइनेंस की स्पेलिंग नहीं लिख सकते हैं, उनको FINANCE अगर लिखने को कहा जाए तो लोग कहते हैं आज भी अगर वो लिखने को कहा जाए तो मुश्किल होगी लिखना। आप ऐसे आदमी को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बना रहे हैं। फिर उन्होंने जो कास्ट बैलेंस किया है, जैसे BL वर्मा और लोधी हैं, तो अगर पहले ये हो रहा था कि कल्याण सिंह के लड़के को बनाया जाएगा, लोध वाला वहां होगा, उसकी जगह उन्होंने BL वर्मा को बनाया। BL वर्मा एक समय कल्याण सिंह के बहुत खास आदमी थे, लेकिन वो अब कल्याण सिंह से उनका मतलब अलग हो गए थे। ठीक है, लोधी हैं, लोधियों को। फिर भानु प्रताप वर्मा जो बिल्कुल कोरी जात से आते हैं। अच्छा, इन्होंने भी बहुत स्पेसिफिक किया, अब जात में भी उपजात को अलग अलग किया है। कौशल किशोर पासी, SP बघेल आगरा वाले। एक और अचंभे की बात है, अजय कुमार मिश्रा जो है, जो उर्फ टोनी, ये लखीमपुर से आते हैं, वहीं से जितिन प्रसाद भी हैं। तो ये क्या जितिन प्रसाद के पर काटे गए, जो अभी आए भी नहीं है बेचारे, ठीक से उड़े भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली अब जितिन प्रसाद को कोई बड़ा पद मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर अजय आपने मिश्रा जी को वहां अकोमोडेट किया है, तो ये आपको क्या लग रहा है, बैलेंसिंग में कहीं कुछ? देखिए, मैं इस चीज को इस दृष्टि से देखता हूं कि पिछला चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा था, तो उसने गैर जाटव और गैर यादव पार्टियों के साथ में, बिरादरियों की पार्टियों के साथ में गठजोड़ किए थे। इसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी थी और कई इस तरह के छोटे छोटे संगठन थे, किए थे। इस बार ये छोटे संगठन भाजपा से नाराज जी, और वो अलग से अपनी गोलबंदी करने की तरफ बढ़ रहे हैं जी। कोई राजभर से जुड़ा हुआ है, कोई अखिलेश यादव के साथ जुड़ा हुआ है जी। और निषाद पार्टी जो सौदेबाजी कर रही है,
तो उसमें भी ये पूरी तरह संभावना है कि वो भी भाजपा से करंट होकर अखिलेश यादव की तरफ चले जाएं, अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो। जी जी। अगर वो कुछ नहीं मिला तो वो चले जाएंगे। हाँ तो हाँ इस बार भाजपा ने, मुझे लगता है कि अपनी ये रणनीति बदली है। जी रणनीति ये है कि इन बिरादरियों की पार्टी के नेता बहुत ज्यादा सौदेबाजी करते हैं, इनको लिफ्ट न दी जाए कोई। जी जी। और इन बिरादरियों का जो मतदाता मंडल है उसके साथ सीधा संवाद स्थापित किया। अच्छा। हाँ, इन बिरादरियों में जो भाजपा के हमदर्द तत्व हैं, हिंदुत्व के हमदर्द तत्व हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमदर्द तत्व हैं, उनको स्पर्श किया जाए। जी जी। वो मंत्री बनाए जाए, संगठन में जगह दी जाए। अभी उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का भी फेरबदल होगा जी। उसमें भी कुछ लोगों को जगह मिल सकती है। क्या होगा क्या नहीं होगा, सब देखने की बात है। तो इसके जरिए वो जो महादलित और अति पिछड़ी बिरादरियां हैं, उन बिरादरियों के साथ में सीधा संवाद करने की नीति भारतीय जनता पार्टी की है जी। बजाय इसके कि इन पार्टी और नेताओं के जरिए उनके साथ संवाद स्थापित किया जाए। जी। अब ये पता नहीं ये नीति कितनी कामयाब होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कामयाब हो जाएगी या नाकाम होगी, हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन नीति बदलते हुए दिखाई पड़ रही है। जी भाई साहब, इसमें एक चीज और नहीं, जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बार जो नौकरशाह रहे हैं पुराने आईएएस या आईएफएस, उन लोगों को बहुत प्रमुख विभाग दे दिए हैं। मतलब देश के जो बेसिक विभाग हैं, चाहे वो आरसीपी सिंह हो, आरके सिंह हो, पुरी साहब हो, अश्वनी जी हो, जयशंकर जी हो, सोम प्रकाश, इन सबको बहुत कोर मिनिस्ट्री मिली हुई है। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक पुराना डेमोक्रेसी का था कि भाई लोग जीत के आएंगे, आदमी आम चुन के आएगा, उसकी जगह आप स्पेशलिस्ट रखने लगे हैं? देखिए, तो ये मुझे लगता है आपकी बात सही है। कोई भी ये इस तरह की, अगर आप बहुत ज्यादा टेक्नोक्रेट्स को मंत्री बनाते हैं और जो जननेता हैं उन जननेताओं को सत्ता से दूर रखते हैं, तो इसके ऊपर ये एक बहुत लोकतंत्र के लिए बहुत मुफीद चीज नहीं है जी। लेकिन साथ में मोदी की आत्म छवि इस तरह की है और उसमें कुछ तत्व भी है। एक मोदी डिविडेंड है। जब मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है तो भाजपा को अगर मान लीजिए कहीं 20 वोट मिल रहे होंगे, तो मोदी डिविडेंड की वजह से उस चुनाव में 24 वोट मिलेंगे भाजपा को। जी। 4 वोट मोदी जी की वजह से ही मिलेंगे साफ तौर पर। जी जी। तो मोदी जी को इस बात का एहसास है कि भाई एक मोदी डिविडेंड है, वो वोट मैं लाता हूं। जी है? जी। और अगर हमारी सरकार ठीक से काम करती है, अगर टेक्नोक्रेट्स को ले आए और टेक्नोक्रेट अगर डिलीवर करें, हमारी स्कीमों को लागू करें, कुछ गड़बड़ियां ना हो, सफाई के साथ काम करें, इन्हें ब्यूरोक्रेसी से काम लेना आता है, तो ये लोग मतलब एक अच्छे बड़े बाबू हैं, और इससे काम कर पाएंगे। अगर इस तरह का डिलीवरी अगर बढ़िया हो जाएगी, और वोट तो मैं लाता ही हूँ जी, तो जनता हमें फिर से 2024 में वोट दे देगी जी। तो इसके पीछे मुझे लगता है कि धारणा ये काम कर रही है। मैं मोदी का मानना है कि मेरे अलावा तो किसी के नाम पे वोट मिलते नहीं है। ठीक है। जब किसी के नाम पे वोट मिलते नहीं तो हम किसी की परवाह करें। जी। मैं जल्दी से 2 लोगों का नाम और ले लूं और उस पर एक बहुत क्विक रिएक्शन। मेरे हिसाब से 2 बड़े मतलब इस सरकार में लोगों की जवाबदेही है और अच्छा बहुत खबरदार परफॉर्मेंस किए, एक पीयूष गोयल और एक निर्मला सीतारमण जी। और इन दोनों लोगों को मतलब पीयूष गोयल को तो फिर भी कट टू साइज किया गया, लेकिन निर्मला जी की जगह शायद ये अगर किसी स्पेशलिस्ट को लाते तो ठीक था, क्योंकि ये लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं आपकी आलोचना की तस्दीक करता हूं। निर्मला सीतारमण एक अच्छा वित्त मंत्री है। उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे उन्हें इस पद के ऊपर रखा जाए। जी। ऐसे तो लोग कई हैं इस सरकार में। जी, जी। आपने पीयूष गोयल का नाम दिया, स्मृति ईरानी है, वो उनका क्या प्रदर्शन है उनका? ऐसे बहुतेरे मंत्री हैं जी, जो इसमें सरकार में बने हुए हैं। हो सकता है मोदी जी उन मंत्रियों की कोई व्यक्तिगत समीकरण उनका हो, मोदी जी उनसे खुश रहते हो, या अमित शाह उनसे खुश रहते हो, या नड्डा साहब उनसे खुश रहते हो, उसकी वजह से उन्हें सरकार में बनाए रखा गया है। मुझे नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है, लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि सरकार में से जिनको निकाला गया, उनको क्यों निकाला गया ये स्पष्ट नहीं जी। मैं कुछ के बारे में पता है कि शायद इसलिए रखा गया जी, निकाला गया है, वो कुछ साफ नहीं। हालांकि मैं थोड़ा सा स्मृति ईरानी जी के बारे में आपसे डिफर इसलिए करूंगा। एक तो उन्होंने इनको हराया अपने राहुल गांधी जी को, तो एक कांस्टेंट रखने के लिए, कि चढ़ाने के लिए। दूसरा, जैसे मेरे घर में मेरी पत्नी तुलसी को पहचानती है, वो निर्मला सीतारमण जी IMF की डायरेक्टर भी हो जाए, वो वर्ल्ड बैंक की चेयरमैन हो जाए, मेरी पत्नी नहीं पहचानती, वो ये जानती है तुलसी है। तो मेरे ख्याल में आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, लेकिन ये जो
स्मृति ईरानी है, उन्होंने 2019 में हराया राहुल गांधी को जी मंत्री, तो उससे 5 साल से बनी हुई है वो। जी जी ठीक है। तो दूसरे उनकी स्टार वैल्यू है, उससे कोई इनकार है ही। तो अब मैं एक जल्दी से एक व्यक्ति के और बारे में, क्योंकि सारे ब्यूरोक्रेट्स को अकोमोडेट किया गया, हमारे अरविंद शर्मा जी को एक भेजा गया था उत्तर प्रदेश दिल्ली से। अब वो ना 3 में रहे ना 13 में, वो बेचारे 18 में से एक वाइस प्रेसिडेंट हो गए हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि अब भूमियार इसलिए गुस्सा हो रहा है कि हमारे एक व्यक्ति को, जो मनोज सिन्हा के बहुत खास आदमी थे, तुमने यहां बुला लिया और उसको एक वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है। अब इनका क्या होगा? मतलब जिसको एक शोले फिल्म का डायलॉग था, तेरा क्या होगा कालिया, तो अरविंद शर्मा जी का क्या होगा? भाई मुख्य तौर पर इस तरह के लोग प्रबंधक होते हैं जी। मैं आप जो बात कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ। मुख्य तौर पर इस तरह के लोग जो है बैकरूम मैनेजर थे जी। तो अरविंद शर्मा अगर उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते, ऐसा कि कहा जा रहा था कि केंद्र चाहता है उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, आला कमान चाहता है, और योगी जी ने नहीं बनाया उसको, तो वो शायद प्रबंधन का काम दूसरी शैली से करते। अब वो 18 उपाध्यक्षों में से एक उपाध्यक्ष के तौर पर प्रबंधन किसी दूसरे तरीके से करेंगे जी। और अगर वो उपाध्यक्ष भी बनाए जाते, तब भी किसी न किसी रूप में वो मोदी की बनारस निर्वाचन क्षेत्र का या पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई प्रबंधन की भूमिका निभा रहे होते जी। यही सब करेंगे, प्रबंधन करेंगे। मैं जल्दी से एक चीज और, क्योंकि ये जैसे कुछ अनसुलझे सवाल हैं। नीतीश जी एकदम से बिल्कुल टेम डाउन हो गए, मतलब वो बिल्कुल मोदी जी करने लगे हैं, राधे राधे कर रहे हैं। और उनके जो भाई आरसीपी को, उन्होंने आरसीपी सिंह अब कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। पारस, मेरी जितनी जानकारी, पारस पासवान को मोदी जी के फ्रंट पे कैबिनेट में लिया गया है, क्योंकि उनको चिराग से अपनी मामला जो भी था उसको स्क्वायर ऑफ करना था। मुझे लेकिन एक आदमी का शायद केवल उसकी गलती यह है कि वो पुराने रिजीम का है, उसका नाम है सुशील मोदी। आपने सुशील मोदी ने अच्छा खासा चलाया था, आपका फेस थे, उनको ले आके आप दिल्ली बिठा लिए, सिर्फ शायद इस वजह से कि वो पुरानी रिजीम के हैं, तो उनको शायद इस वजह से नहीं अकोमोडेट किया गया है। आपको क्या लगता है वैसे? देखिए, सुशील मोदी की छवि ये थी कि वो नीतीश कुमार के आदमी, उनकी छवि होनी ये चाहिए थी, आदर्श छवि, कि वो भारतीय जनता पार्टी के आदमी होने चाहिए थे जी। इतने दिनों तक नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में गठजोड़ चला, जदयू में और जनता दल एक ही में और भाजपा में चला, कि वो सुशील कुमार की छवि ये बन गई। तो भाजपा के लोग भी जानते थे कि ये जब तक रहेंगे तब तक नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार के पर ठीक से नहीं कतरे जा सकते, क्योंकि भाजपा के अंदर वो उनको बहुत ज्यादा मजबूत करते थे हमेशा। तो पहली बात तो उनको बिहार सरकार से हटाया गया, मतलब बिहार सरकार से हटा के राज्यसभा में उनको ले जाया गया। अब उनका काम ये रह गया है कि वो सरकार के समर्थन में अखबारों में लेख लिखते हैं जी, और वहां पे संसद की संसदीय समिति वगैरह उसमें काम करते हैं। उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, फोन के पास बैठे हुए इंतजार करते रहे, वो नहीं, और भी बहुत से लोग इंतजार करते रहे फोन के पास बैठे हुए, लेकिन उनको फोन नहीं आया। इसका सीधा मतलब है कि भाजपा आला कमान ने मान लिया है कि इनको फ्रीजर में डाल देना है जी, मैं बस में डाल देना है जी। मैं आपसे बात कही थी ना कि भाजपा उत्तर प्रदेश में छोटी बिरादरियां, कमजोर बिरादरियां सीधा संवाद करना चाहती। देखिए, इसके लिए भाजपा ने एक और कोशिश की थी जी। राजभर है, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं उत्तर प्रदेश से, एक राजभर हैं, उनका नाम राजभर, हाँ नहीं वो तो अनिल राजभर दूसरे हैं, वो तो उनके साथ नहीं है। राजभर नहीं, कुछ और नाम है उनका, राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया था। उनको दिल्ली बुलाया गया था बिल्कुल मंत्रिमंडल में फेरबदल के बिल्कुल ठीक पहले। तो वो कुछ अगर कुछ गुंताड़ा फिट होता तो वो भी मंत्री शायद बन जाते। ओ जी। चलते चलते एक भाई साहब अंतिम प्रश्न, क्योंकि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन में अब मुद्दे डिसाइड होने लगे हैं, और अभी तक तो ये था कि कोरोना का मिसमैनेजमेंट, किसान आंदोलन, महंगाई, इन सब पे होगा, बेरोजगारी। लेकिन इधर कुछ पिछले हफ्ते में 2-3 चीजें नई आई हैं। एक जनसंख्या बिल आ गया, कि प्रपोज बिल, ड्राफ्ट बिल आया है, क्योंकि वो एक अलग है, वो एक लॉ कमीशन ने एक बिल अपलोड कर दिया है, और जनसंख्या नीति एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जारी कर दी है। लोग मिक्सअप कर रहे हैं, दोनों अलग अलग चीजें। दूसरा, एक अलकायदा के आतंकवादी लखनऊ से कहा गया, मतलब पकड़े गए हैं। मुझे लगता है कि हर हफ्ते कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है देश में, लेकिन ये बड़ी न्यूज बन रही है। तो आपको क्या लगता है, ये मुद्दे क्या चेंज कर पाएगी बीजेपी? मतलब वो ले जाना चाहती है अलकायदा, जनसंख्या बिल इत्यादि इत्यादि पे?
देखिए, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होती है कि सांप्रदायिक मुद्दे का कुछ दोहन किया जाए। सवाल ये है कि क्या वो पूरा चुनाव ही इस तरह से लड़ेगी या आंशिक रूप से इस रणनीति को अपनाएगी? जी ये हम लोग भाजपा के लिए मुफीद क्या होगा? जी क्या भाजपा के लिए मुफीद ये होगा कि वो पूरी तरीके से खुलकर एक सांप्रदायिक खेल खेले और शुरुआत से ही हिंदू बनाम मुसलमान कर दे, या वो योगी सरकार की 5 साल की उपलब्धियों को सामने रखे, मोदी जी के चेहरे को सामने रखे, डबल इंजन की सरकार का तर्क लेके आए और साथ में कुछ उत्तर प्रदेश के इलाकों में और चुनावी मुहिम के किसी एक खास चरण में, शायद अंतिम दौर में सांप्रदायिक मुद्दे का इस्तेमाल करे। तो ये हम लोगों को निगाह रखनी होगी कि वो करना क्या चाहते हैं। क्योंकि दो चीजें मैं आपको और मतलब इसलिए बता दूं क्योंकि मुझे लग रहा है उन पर रिलेशनशिप है। एक, विश्व हिंदू परिषद इस जनसंख्या बिल का विरोध में उतर आई है खुलेआम, और कल क्या मतलब आज की खबर है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जो लोकल अयोध्या के लोग हैं, संत हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वो लोग खुल के डिमांड कर रहे हैं इस बात की। तो वो कहीं ना कहीं ये लोग भी मतलब इनसे भी अनकंफर्टेबल रहेगी भाजपा, ऐसा मुझे लगता है। अब देखिए, चित्रकूट में आरएसएस की बैठक हो रही है जी, अभी चल रहे, हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं तो शायद बैठक इस वक्त चल रही होगी जी। तो वो लोग भी इन तमाम मुद्दों के बारे में कुछ नीति अख्तियार करने का निर्णय लेंगे उसमें जी। तो हम लोगों को उस पर भी निगाह रखनी होगी जी। और मेरा तो मानना है, पहले आपसे बातचीत की तो मैंने कहा भी था कि अगर योगी जी जितना अपने आप को आश्वस्त महसूस करेंगे, आश्वस्त का मतलब ये है जितना उन्हें इस बात की आश्वस्ति होगी कि चुनाव के बाद भाजपा अगर जीती तो वही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, जितना ये सुनिश्चित भाजपा करेगी, उतना ही आप देखिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट का जो विवाद है वो दबता जाएगा। जी। योगी जी इतना कम आश्वस्त महसूस करेंगे, जितनी उनमें बेचैनी होगी, ये विवाद उतना ही ज्यादा उभरेगा। जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए भाई साहब। अगले बार कुछ नए विषय के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति को, क्योंकि इस समय वही गरमाई हुई है, लोग समझना भी चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।